पिछले लेक्चर में हम लोगों ने योग की अवधारणा को विभिन्न प्रकार से देखा कि योग की अवधारणा किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा योग है, जो हमारा था ना कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, अब हम डेफिनेशन यानी परिभाषा पे बात करेंगे कि क्या क्या हमारे स्वास्थ्य की परिभाषाएं हैं और क्या क्या परिभाषाएं निर्धारित की जा सकती हैं। देखिए, सबसे पहले, क्योंकि आप सभी भी संस्कृत विभाग के अब एक अंग है और मैं भी संस्कृत का एक भाग हूँ, एक सेवक के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में, तो इसकी परिभाषाओं को बताऊं उससे पूर्व एक बार फिर निवेदन करूंगा और आप सबके समक्ष उस प्रस्ताव को रखूंगा कि स्वास्थ्य की अवधारणा या स्वास्थ्य हमारे यहाँ विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में, वैसे तो विश्व भी मानने लग गया है ये, अब जब परिभाषाएं आप देखेंगे तब आपको अंदेशा हो जाएगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी से नहीं था कि आप रोग युक्त हैं मतलब स्वस्थ नहीं है, और रोग मुक्त है मतलब स्वस्थ है, ऐसा नहीं था। आपने वो अवधारणाएं भी देखी पिछले लेक्चर में कि स्वास्थ्य की अवधारणाएं 4 बिंदुओं से हम लोग समझ सकते हैं। जैव चिकित्सीय अवधारणा पहली, दूसरी था हमारा पारिस्थितिकी अवधारणा, तीसरी थी हमारी मनोसामाजिक अवधारणा और चौथी थी समग्र अवधारणा। इसका अनेकशः बिंदुवार इस पे हमने चर्चा की। अब परिभाषाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक तो जो रोग है ना, या स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना, ये एक भावनात्मक और मानसिक अवस्था होती है। क्यों? आप भी या मैं भी या कई ऐसे आपके जानकार, सज्जन, मित्र, परिजन होंगे जो हर प्रकार से जितनी हमने अवधारणाएं बताई प्रायशः सही होते हैं, उनमें फिट बैठते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से बीमार होते हैं। सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं होती उनको। ये संतुष्टि कैसे बनेगी वो हम योग वाले पार्ट में चर्चा करेंगे कि योग कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। देखिए कैसे है स्वास्थ्य का एक मानसिक स्वरूप, स्वास्थ्य का एक भावनात्मक स्वरूप। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आवश्यक होती है। कैसे? परिभाषाओं में ही है कि स्वस्थ रहने के लिए कि जागरूकता होनी चाहिए, दूसरों में नहीं। दूसरे को जागरूक करने वाले तो बहुत हैं, स्वयं आप कितना स्वस्थ रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो अनेकों बीमारियों से पीड़ित हैं और थोड़ा बहुत अगर वो अपने ऊपर की अवधारणाओं का ध्यान रखें, एक हम खान पीन का ही ले लें, पोषण वाला ही, तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उनका प्रत्युत्तर क्या होता है कि मेरे पास समय ही नहीं, समय नहीं है। जिस शरीर के लिए आप पूरा जीवन की सारी गतिविधियों को करते हैं, उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके पास समय नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी परिभाषाओं का जो निर्धारण है वो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है। शारीरिक पहल के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक वैचारिक स्तर पे जागरूकता होनी चाहिए। उसके कारण आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। पुनश्च अब मैं स्वस्थ शब्द को लेकर के चर्चा करूंगा। जो पहली परिभाषा, जो स्वास्थ्य है आपका, वो स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्था, अर्थात जो स्व में रहता है वह स्वास्थ्य है। स्व, स्वयं, सेल्फ क्या है? मैं मतलब मैं, जो आत्मा के अतिरिक्त मेरा जो शरीर है वो समस्त मैं स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ, इसका निर्धारण आप स्वयं ही कर सकते हैं। मेरे हस्त हैं, ठीक से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरी ये चक्षु हैं, मेरे नेत्र हैं,
चक्षु या नेत्र मेरे श्रोत्र है या कान, मेरी ये नासिका है, मेरी ये जिह्वा है, दंत है, मेरे कंधे हैं, मेरा ये पेट है, मेरे बाल हैं, मेरी ये गर्दन है, मेरा एक गला है। क्या प्रत्येक अंग आपका सही से कार्य कर रहा है जैसा ईश्वर ने दिया है, या कहीं कोई बाधा है? ये कौन निर्धारित करेगा? यही तो सही है तो आप स्वस्थ हैं। इनमें से कहीं भी गड़बड़ी है, कहीं भी कोई मतलब कह सकते हैं कि आपके स्वयं के वश में नहीं है, जब उस पे आपका अधिकार छीन जाता है तो आप रुग्ण हो गए। आँखें हैं, देखने का काम है। अगर इसमें दर्द आ जाए, इसमें फोड़ा फुंसी हो जाए, इसमें से अश्रु पानी निकलने लग जाए, अपने आप आपका वश नहीं चल रहा, आप चाह नहीं रहे हैं कि ऐसा हो। पेट है खाने के लिए, दर्द देने के लिए थोड़े ना है, गैस भर के रखने, चेम्बर बनाने थोड़े ना है। खाइए, खा करके जितने पोषण के पदार्थ हैं उनको उसकी क्रिया प्रक्रिया करके आपको पुष्टता प्रदान करें। लेकिन पेट ऐसा हो गया कि कुछ खा ही नहीं सकते आप, तो आप स्वयं ही स्वयं में नहीं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, कुछ कर नहीं सकते, ठीक से सो नहीं सकते, ठीक से जाग नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते, यानी आप स्वयं में ही नहीं हैं, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए शब्द की परिभाषा ही है स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्था, अर्थात जो स्व में अपने आप में रहता है वो स्वस्थ है। ये तो इस शब्द की व्युत्पत्ति थी, शब्द की ही डेफिनेशन थी कैसे बना। अब दूसरा तत्व तो इसमें जो आता है आपका, वो मैं आयुर्वेद के अनुसार करूँगा परिभाषा। आयुर्वेद क्या कहता है स्वास्थ्य के बारे में? तो आयुर्वेद में संस्कृत में श्लोक है, और वो श्लोक क्या है पढ़ के मैं सुना देता हूँ। समदोषो समानिश्य समधातु मल क्रिया प्रसन्नतेन्द्रिये मनः स्वस्था रित्यभिधीयते। ई छूट गया है, इसमें मैंने जो नोट किया है क्या है, समदोषो समानिश्य समधातु सममल क्रिया प्रसन्नतेन्द्रिये मनः स्वस्थरित्याभिधीयते। मतलब जो दोष हैं, दोष क्या क्या हैं? 3 दोष हमारे यहाँ, वात पित्त कफ, 3 प्रकार के हमारे यहाँ दोष माने गए। क्या होते हैं इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। 3 दोष हमारे यहाँ माने गए, वात पित्त कफ, ये सम है, समान है जब आपके। फिर क्या कहा जा रहा है, जट वात समधातु मल क्रिया, जो आपके धातु हैं शरीर में, मल मूत्र आदि की क्रिया हैं, वे सबके सब समान रूप से हो रहे हैं। आपको पता है ना, हम सब तो बीमार होते हैं बता देते हैं, लेकिन छोटा शिशु, छोटा बच्चा या जानवर ये अस्वस्थ है हमें कब पता लगता है? जब समय से वो उनका मल मूत्र विसर्जित नहीं होता है, तो हम समझ जाते हैं कि ओहो बच्चे ने 2 दिन से शुद्ध नहीं, 2 दिन से इसने पोटी नहीं की। सेम जानवरों का भी यही देखते हैं। तो क्या है कि आपके तीनों दोष समान होने चाहिए, इसके साथ ही आपका मल मूत्र आदि और जो धातु की विसर्जन है वो आपका समान होना चाहिए। जब वो आपका समान होगा तब आप स्वस्थ माने जाएंगे, ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन इसके साथ और भी अभिक्रिया दी है, प्रसन्नेन्द्रिये मनः। इसके साथ साथ ये सब तो ठीक हो ही, इसके साथ साथ आपका आत्मा, आपका इंद्रिय और आपका मन ये भी प्रसन्न होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना, आयुर्वेद मैंने क्या कहा था, पहले भी कहा था, आयुर्वेद कोई मेडिकल साइंस नहीं है। आयुर्वेद जीवन पद्धति है। जीवन आयु को जानने की पद्धति है। आयु क्या है, आपका जीवन क्या है, उसको कैसे जीना है, वो पद्धति है। तो उसने क्या कहा, आपका तीनों दोष यानी वात पित्त कफ समान होना चाहिए, मल मूत्र की क्रिया बिल्कुल समय से होनी चाहिए, विकार रहित होनी चाहिए। मल मूत्र में क्या विकार हो सकते हैं? तो आपको पता है, जब आप बीमार पड़ते हैं, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या होता है, ब्लड टेस्ट, उसका मूत्र टेस्ट, उसका मल टेस्ट होता है ना प्रयोगशालाओं में। क्यों होता है?
सोचिए कि जिसको देख करके आपको घृणा आती है, जो घृणा की वस्तु है, उसमें भी अगर दोष आपका हो रहा है तो आप स्वस्थ नहीं है। तो ये कैसी प्रक्रिया बनाई हुई है। और साथ में आयुर्वेद क्या कह रहा है आपका कि और आपका मन और आत्मा, मन इंद्रिय, तीनों चीज़ प्रसन्न रहना चाहिए। इंद्रिय जिससे आप जीवन के समस्त चीज़ों का उपभोग करते हैं, मन जो इन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जिसके माध्यम से कार्य करता है। रथ का आपको प्रक्रिया बता ही दिया था कि मन क्या है, इंद्रियां क्या है, आत्मा क्या है और हमारा शरीर क्या है। उसी प्रक्रिया में क्या था, हमारे इंद्रिय घोड़े थे, मन लगाम था, बुद्धि सारथी थी जो कंट्रोल करने वाला। आज के शब्दों में कहे तो पहिए आपके इंद्रिय हैं, लेकिन 4 ही होते हैं, खैर वो 5 होती है हमारी इंद्रिय। हैंडल आपका लगाम है यानी मन है, जिसके माध्यम से अगर जिधर चाहेगा उधर जाएगी। बुद्धि यानी जो ड्राइवर है, वो जिधर घुमाएगा मन को उधर जाएगा। आत्मा यानी जो पिछली सीट पर बैठने वाला गाड़ी का मालिक है, और जो कार है वो हमारी बॉडी है। तो ये सब प्रसन्न रहना चाहिए। तो यानी क्या हुआ आयुर्वेद के अनुसार परिभाषा, वात, पित्त और कफ जो तीनों दोष हैं वो समान होने चाहिए। हमारी जठराग्नि, भूताग्नि, धातु, मल, मूत्र सारी क्रियाएं विकार रहित तो हों और समुचित समयानुसार हो, और मन, आत्मा, मन और इंद्रिय प्रसन्न हो। जब ऐसा होगा तो आप स्वस्थ हैं। ये हमारी स्वास्थ्य की परिभाषाएं 2 हुई, एक शब्द के अनुसार स्वस्मिन् तिष्ठते और एक ये परिभाषा आयुर्वेद के अनुसार। अब तीसरी परिभाषा हम लोग WHO जो विश्व स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो विश्व के तमाम देशों के जो इसके सदस्य होते हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। पूरे विश्व में किसी भी रोग के निदान में या बहुत सा मनुष्यों के स्वास्थ्य से संबंधित, कुपोषण से संबंधित बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसका एक कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में 1948 में क्या परिभाषाएं दी थी, वो विज्ञान के अनुसार दी थी। और विज्ञान के अनुसार क्या दी थी परिभाषा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संतुलन की अवस्था, केवल रोग का अभाव नहीं। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आपको कह रहा है कि मनुष्य स्वस्थ है, उसकी क्या परिभाषा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन की अवस्था आपके एक उत्तम स्वास्थ्य की पहचान है। केवल रोग से रहित होना या रोग का अभाव होना किसी के स्वस्थ होने की पहचान नहीं है। क्या पहचान है कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, और केवल स्वस्थ ही नहीं हो, तीनों में एक संतुलन हो, तभी आप स्वस्थ कहे जाएंगे। तभी कोई मानव, कोई परिवार, कोई समाज, कोई राष्ट्र स्वस्थ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है। तो उसने परिभाषा दी कि केवल रोग नहीं है, ऐसा नहीं है, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, वो सामाजिक रूप से, अब तीनों में संतुलन बना होना चाहिए। यानी खुशहाल समाज, समृद्ध समाज का निर्माण ही स्वास्थ्य की पहचान है। अब चलते हैं चौथी परिभाषा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसने देखा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, मन को स्वस्थ रखने के लिए समाज को, तीनों में संतुलन भी बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारक हैं जिसके कारण कि मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो कौन से कारक हैं, उनका जब उसे पता लगा, वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने रिसर्च किया, अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, परीक्षण किया, तब उसने परिभाषा को उसके 9 वर्षों बाद ही बदल दिया। 9 वर्षों बाद नहीं, 9 वर्षों बाद, 48 और 9 1957 में उन्होंने परिभाषा को बदलते हुए उसमें परिवर्तन लाया। और फिर उन्होंने क्या कहा, स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए, किसी आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय स्थिति में मनुष्य के जीवनचर्या का ऐसा गुणवत्तापूर्ण स्तर जिसमें उसके सारे कार्य यथोचित समय एवं सुचारू रूप से संपन्न हो। पुनः परिभाषा देखिए क्या है, किसी आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय स्थिति में मनुष्य के जीवनचर्या का ऐसा
पूर्ण स्तर जिसमें उसके सारे कार्य यथोचित समय एवं सुचारू रूप से संपन्न हो। क्यों ऐसा कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? क्यों कहा ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? क्योंकि उसने जब देखा कि समस्त संसार में पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय संतुलन लाया, क्योंकि उन्होंने ठीक है मन को स्वस्थ रख लिया, शरीर को स्वस्थ रख लिया, समाज को बैलेंस कर दिया, लेकिन पर्यावरण को उन्होंने सोचा कि ये तो पर्यावरण है, मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ क्या लेना देना। लेकिन आप जानते होंगे भारतीय संस्कृति में यहाँ तो कामना की जाती है, न केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः की, यहाँ कहा जाता है ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। देवलोक, पृथ्वी लोक, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, पर्यावरण, वन, औषधि, सबकी शांति की कामना की जाती है। क्यों? क्या जरूरत है? सीधा कह देते मनुष्य बस स्वस्थ रहे, समाज बस स्वस्थ रहे। नहीं, आप स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है कि आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहे ही रहे, उसके साथ सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, आर्थिक रूप से, पर्यावरण के रूप से और पारिस्थितिक रूप से, यानी प्रत्येक चर अचर जीव निर्जीव जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं सब में संतुलन है। और जब सब में संतुलन रहेगा तो मनुष्य के जीवनचर्या का गुणवत्तापूर्ण होना बिल्कुल ही गारंटीड है, वो बिल्कुल सुनिश्चित है कि उसकी जीवनचर्या अच्छी रहेगी और उसके सारे अगर जीवनचर्या अच्छी है तो उसके सारे कार्य सुगमतापूर्वक और समय पे संपन्न होगा, किसी में भी दोष, किसी में भी असंतुलन बनेगा ही। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की जो अवधारणा है, स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। स्वास्थ्य की अवधारणाओं को 4 बिंदुओं में चर्चा की और मैंने 4 ही परिभाषाएं दी आपको। एक स्वास्थ्य शब्द की परिभाषा दी, उसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार परिभाषा दी और 2 परिभाषाएं मैंने आपको WHO के अनुसार दी, कालगत भेद के आधार पे। पहला 1948 का, दूसरा 1957 का। उसके बाद बहुत सारी परिभाषाएं हैं स्वास्थ्य की, सबने कही है, लेकिन सब प्रायशः मिलते जुलते हैं और हमारा जो स्वास्थ्य का मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है, वो इन सब में समाहित हो जाता है। इसके अतिरिक्त शब्दों के को हेर फेर करके, घुमा फिरा करके बहुत सारे चीज़ें, आज की परिभाषाएं में तकनीकी जुड़ जाएगा, आज की परिभाषा में रेडियो एक्टिव तरंगे जुड़ जाएंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो पर्यावरण में ही या हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में समाहित हो जाते हैं। पुनश्च मैं एक बार पुनः आप सबको इस ओर आकर्षित करूँगा कि जो आपका टॉपिक था मेडिकल कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ causes according to medical science and yoga, basic instincts and unconscious psychosomatic disorders, उस पर भी हम चर्चा करें। जो आपका है योग, बेसिक जो आधारभूत जो आपके तत्व हैं, आधारभूत जो निर्देश हैं आपके इस चेतन अवचेतन मन का, जिसके कारण से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं। उसके लिए मैं इसका एक अगला पार्ट आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, जिस पे हम सभी चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी ध्यान देंगे कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है। स्वास्थ्य रोग युक्त होना अस्वस्थता की पहचान नहीं है और रोग से मुक्त होना स्वस्थ रहने की पहचान नहीं है। क्या पहचान है? कि व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने प्रत्येक दायित्वों का, अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों का बड़ी सुगमता पूर्वक और सुचारू रूप से, संतुलित रूप से, समय पे यदि करने में सक्षम होता है, समर्थ होता है, तब वह स्वस्थ है। चाहे वह पर्यावरण के प्रति हो, पारिस्थितिकीय जितने वातावरण है, स्थितियां हैं उसके प्रति हो, या राष्ट्र हो, समाज हो, इन सब के प्रति
मनुष्य अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए अगर अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा, इन सब में संतुलन बनाए रखेगा, तो स्वास्थ्य की अवधारणा हमेशा सकारात्मक, लाभदायक और मनुष्य के लिए वरदायक रहेगा। अन्यथा हम सब के लिए या हमेशा के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगा।